देखिए आज की जो हमारी ये क्लास है, ये क्लास एमपी सेट पर आधारित है और हम बातचीत कर रहे हैं आप लोगों से यूनिट नंबर थर्ड, यानी मौलिक अवधारणा और संस्थाएं। समाजशास्त्रीय अवधारणाओं में जैसे इसके आज मैंने आप लोगों को सारी पीडीएफ आप सभी को प्रोवाइड करा दिया है टेलीग्राम पर, जहां सामाजिक संरचना, संस्कृति, नेटवर्क, परिस्थिति, भूमिका, पहचान, समुदाय, प्रवासी, मूल्य, मानदंड एवं नियम, है ना, इत्यादि जो चीज़ें हैं इसके संदर्भ में मैं आप लोगों को इसके कंटेंट जो है प्रोवाइड करा दिया हूँ। आगे और भी इसके कंटेंट है, ठीक है, उस पर भी मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा और उसकी पीडीएफ भी आप लोगों को टेलीग्राम पर, ये देखिए, ये बेसिकली क्या है, पीडीएफ आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, टेलीग्राम पर आप जरूर जाके देखिएगा विष्णु जी। ये जो यूनिट नंबर थर्ड है, यूनिट नंबर थर्ड के कुछ पीडीएफ मैंने फर्स्ट पार्ट का जो है आप लोगों को शेयर कर दिया है। यहाँ पे सारे पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएंगे। अब कल आप लोगों को जो है नए कंटेंट मैं आप सबको प्रोवाइड कराऊंगा। नए कंटेंट मीन्स जैसे कि पर्सनल हुड हो गया, हैबिटस हो गया, एजेंसी हो गया, अधिकार तंत्र हो गया, सत्ता प्राधिकरण, फिर उसके बाद सामाजिक संस्था के अंतर्गत ये सभी पीडीएफ आप लोगों को जो है शेयर किया जाएगा। चलिए, इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारी जो आज की क्लास होने वाली है वो सबसे पहले मैं आप लोगों से पहचान पर डिस्कस करूंगा और उसके बाद आप लोगों से चर्चा पर चर्चा करूंगा भूमिका। पहले तो मैं आप सभी से बता दूं कि परिस्थिति के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है ना। परिस्थिति शब्द हम लोगों ने पढ़ा है। परिस्थिति के जनक कौन है और परिस्थिति सर्वप्रथम शब्द किसने दिया था, बताइए विष्णु जी, पता है? परिस्थिति शब्द सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया था, बताइए। क्या रहेगा इसका? वैज्ञानिक रूप से अगर किसी ने परिष्कृत किया है परिस्थिति तो किसने दिया था? राल्फ लिंटन ने, है ना, ये बात सही है। और परिस्थिति और भूमिका शब्द का प्रयोग किसने किया है? परिस्थिति व भूमिका शब्द का प्रयोग किसने किया है? राल्फ लिंटन। सॉरी, यहाँ पे सर बनेगा अरस्तु का नाम। किसका नाम बनेगा? अरस्तु का नाम बनेगा। ठीक है, ये चीजें मैं अरस्तु, हाँ पहले भी करा चुका हूं। परिस्थिति के प्रकार की बात आती है तो परिस्थिति के प्रकार किसने बताया है? ये लास्ट क्लास में हो चुका है, मैं एक बार रिवीजन करवा रहा हूँ आप लोगों को। परिस्थिति के प्रकार, तो परिस्थिति के प्रकार बेसिकली तीन टाइप में अगर किसी ने डिफाइन किया है तो राल्फ लिंटन ने कब किया था डिफाइन? 1936 में। ठीक है, प्रदत्त परिस्थिति, अर्जित परिस्थिति और एक होता है काल्पनिक परिस्थिति। ठीक है, और अर्जित और प्रदत्त परिस्थिति में अंतर किसने बताया है? तो राल्फ लिंटन ने ही बताया है। ठीक है, अर्जित और प्रदत्त में अंतर पूछता है तो भी आप लोग क्या नाम बताएंगे? राल्फ लिंटन का ही नाम लेना उचित समझेंगे, है ना, राल्फ लिंटन। ठीक है, आगे बात करते हैं अब। उसके बाद अगर हम चर्चा करते हैं तो भूमिका एक शब्द बनता है ना, ये भी ध्यान देने वाली बात है हम सब के लिए। एक शब्द आता है भूमिका। भूमिका का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाला कौन था? इसकी पीडीएफ मैंने आप लोगों को शेयर कर दिया है। और भूमिका का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाला जीएच मीड का नाम। सन 1934 में एक किताब आई थी, माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी करके, उसमें भूमिका शब्द को लेकर जिक्र किया गया था, है ना। राल्फ लिंटन ने भूमिका को भी दो प्रकार से बांटा है। राल्फ लिंटन ने भूमिका को दो प्रकार से बांटा है। जानते हैं कौन कौन सी भूमिका है? भूमिका के प्रकार दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से नाम है? प्रदत्त और अर्जित। ये दो प्रकार की भूमिका बताया है राल्फ लिंटन ने। राल्फ लिंटन ने, ये भी आपको ध्यान रखना होगा इसके संदर्भ में। ठीक है, अब ध्यान देने वाली बात यह है कि आर.के. मर्टन का भी नाम देखने को मिलता है। परिस्थिति और भूमिका के संदर्भ में कुछ उन्होंने अवधारणा रिप्रेजेंट किया था। तो जब इसकी बात आती है परिस्थिति और भूमिका की अवधारणा, परिस्थिति व भूमिका की अवधारणा, तो नाम आप लगाएंगे आर.के. मर्टन।
ठीक है, क्या नाम लगाएंगे? आर के मार्टन। ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा, आर के मार्टन का नाम देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए अब मैं थोड़ा सा आप लोगों से परिस्थिति और भूमिका में अंतर बताता हूँ, क्या होता है अंतर। ठीक है, परिस्थिति और भूमिका में अंतर। परिस्थिति व भूमिका में अंतर। देखिए, परिस्थिति और भूमिका बेसिकली क्या होते हैं, पहले हमें जान लेना जरूरी है कि भूमिका क्या होता है, रोल, है ना। भूमिका का कार्य बेसिकली वो है जिसे व्यक्ति प्रत्येक परिस्थिति के अनुसार करता है। अपने स्टेटस के अनुसार अगर कोई कार्य कर रहा है तो वो रोल होता है कि नहीं। भूमिका वह कार्य है जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी परिस्थिति संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। समझ रहे हैं ना बात को। तो परिस्थिति और भूमिका स्थिर ना होकर सदैव बदलता रहता है, हमेशा परिस्थिति बदलेगी, कंडीशंस बदलेंगे, तो आपके बेसिकली वहाँ पे जो रोल बनेगा उस परिस्थिति के आधार पे भूमिका जो बनेगी वो भी परिवर्तित हो जाएगी, है ना। ये हमेशा क्या होते हैं, परिवर्तित होते रहते हैं। तो भूमिका का मतलब है, ठीक है, भूमिका का आशय एक बार सुन लीजिएगा आप लोग। भूमिका का आशय या तात्पर्य आप कह लीजिए उन अनेक व्यवहारों की संपूर्णता से है जिन्हें एक विशेष स्थिति, सिचुएशन, है ना, से संबंधित होने के कारण व्यक्ति से पूरा करने की अपेक्षा की जाती है। बात वही है कि भूमिका का वह कार्य जिससे व्यक्ति प्रत्येक परिस्थिति के अनुसार कर रहा है, वही शब्द इतने मीनिंग में दर्शाने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, तो परिस्थिति को बिना भूमिका के भी धारण किया जा सकता है, ये बात ध्यान रखिएगा। परिस्थिति, सिचुएशन ना मिले तो भी आपकी भूमिका बन सकती है ना। बात को समझने का प्रयास करिएगा आप लोग। परिस्थिति के बिना भी, मेरे यहाँ से बैकग्राउंड आवाज़ जाएगी आप लोगों के पास तो बताना, ठीक है। परिस्थिति के बिना भूमिका के भी, ठीक है, धारण किया जा सकता है, ठीक है। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आप एग्जांपल अच्छे समझेंगे। एक व्यक्ति, समझिएगा, एक व्यक्ति, ठीक है, अकेले ही अपने को राजा कहता है। एक व्यक्ति, ठीक है, अकेले ही अपने को राजा कहता है, ठीक है भाई। जबकि दूसरे लोग वैसा नहीं मानते, है कि नहीं। जबकि दूसरे लोग ऐसा नहीं मानते हैं, ठीक है। तो वह बिना भूमिका के ही परिस्थिति धारण कर लिया, तो वह बिना भूमिका कुछ बना नहीं उसका, लेकिन उसने परिस्थिति धारण कर लिया। बात समझ में आई? बताइए, कहने का मतलब समझ में आया कि एक व्यक्ति ही अपने को राजा समझता है, लेकिन दूसरे लोग उसको वैसा नहीं मानते कि वो राजा है। लेकिन वो व्यक्ति के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो वह बिना भूमिका के ही परिस्थिति अपने मन में बना लिया, स्टेटस बना लिया, यानी उसका मतलब हुआ कि ये परिस्थिति का रोल है। समाज में परिस्थितियां समान होने पर भी भूमिका निभाने के तरीके जो होते हैं ना,
वो डिफरेंट होते हैं समाज में, है ना। तो जाहिर सी बात है, अगर आप मान लीजिए समाज में जा रहे हैं, टहल रहे हैं, तो आपको विभिन्न प्रकार के लोग मिलेंगे। रीज़न भी यही है कि हर एक व्यक्ति यूनिक है, इसलिए आपको विभिन्न प्रकार के लोग मिल रहे हैं और उनके आधार पे आपको अपनी स्टेटस बनाना पड़ता है। फिर उसी स्टेटस के बेस पर ही आपको रोल मिलता है या भूमिका मिलती है। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, आप क्वेश्चंस के आधार पर करिएगा तो आप और आसानी समझ में आएगा। जैसे तबला वादक है, तबला वादक क्या है बताइए जरा। तबला वादक समझते हो? ये यंत्र सर। तबला वादक की बात कर रहा हूं, तो ये परिस्थिति है सर, ठीक है। ये क्या होगी? परिस्थिति है। तबला वादन क्या है? तबला वादन क्या है? भूमिका है। जैसे मैं आपसे कहूं डॉक्टर, सिंपल एग्जांपल लेता हूं। डॉक्टर, डॉक्टर क्या है? परिस्थिति है, ठीक है। डॉक्टरी, डॉक्टरी क्या हुआ? भूमिका। भूमिका हुआ। बहुत बढ़िया, ठीक है। मैंने कहा मजदूर, मजदूर क्या बना? परिस्थिति बनी। बहुत बढ़िया। और मजदूरी क्या बनेगी? मजदूरी सर भूमिका। बहुत बढ़िया, ठीक है। ये चीज़ें बेसिकली देखने को मिलता है। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, माँ शब्द। माँ, बताइए जरा, प्रदत्त परिस्थिति है, सॉरी या सॉरी प्रदत्त भूमिका है या अर्जित भूमिका है? माँ, माँ अर्जित। अर्जित है। अर्जित है ना, माँ तो बना, पिता बना, यानी अर्जित है। हाँ, ये अर्जित है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। तो आशा करता हूँ कि ये चीज़ें भी आपको समझ में आ गई होगी प्रदत्त और भूमिका से। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो और भी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। मैं प्रैक्टिस के दौरान आप लोगों की ऐसे क्वेश्चंस लेकर आऊँगा सामने, ठीक है। तो ये भूमिका और प्रदत्त परिस्थिति के बारे में था। आगे बात करते हैं। एक आपने नाम सुना होगा रुग्ण भूमिका, है ना। रुग्ण भूमिका, रुग्ण मीन्स क्या होता है जानते हैं? रुग्ण मीन्स, रुग्ण मीन्स बीमारी। रुग्ण को हिंदी में क्या बोला जाता है? इंग्लिश शुद्ध हिंदी में बीमारी। इलनेस अगर मैं कहूँ, इलनेस है ना, या इल, तो वो बेसिकली बीमारी को शब्द रिप्रेजेंट करता है। तो इस शब्द को सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? रुग्ण भूमिका एल जे एंडरसन ने किया था। J.L. एंडरसन ने किया था, ठीक है। और इस अवधारणा के अनुसार बीमारी को समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में विचलन की भी संज्ञा दी गई थी। तो इस स्थिति में व्यक्ति जो भूमिका ग्रहण करता है उसे सिक रोल कहा जाता है ना। तो अवधारणा के आधार पर कहा गया कि समाजशास्त्री की परिप्रेक्ष्य में कि विचलन की संज्ञा दिया गया। अब ये विचलन की संज्ञा जानते हैं क्या है? रुग्ण भूमिका है, विचलन की संज्ञा दिया गया है इसको। कारण ये भी था, बीमारी की समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में बताया गया कि ये विचलन की जो है संज्ञा है। तो इसी स्थिति में व्यक्ति की जो भूमिका ग्रहण करेगा, अब मतलब इलनेस के परिप्रेक्ष्य में जो नेगेटिव परिप्रेक्ष्य में वो ग्रहण करेगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? सिक रोल कहेंगे या सिक रोल कहा जाता है। ये फैक्ट है, सिक रोल कहा जाता है। देखिए, भूमिका ग्रहण, इसके प्रतिपादक के रूप में अगर बात आती है रुग्ण भूमिका के परिप्रेक्ष्य में, तो मीड का नाम आता है। भूमिका ग्रहण मैं यहाँ नीचे नोट करूँगा ताकि और भी चीज़ें स्पष्ट हो सकें आप लोगों को। भूमिका ग्रहण ये शब्द है, प्रतिपादक कौन है? G.H. मीड। मीड, ठीक है।
तो इन्होंने कहा कि भूमिका बेसिकली क्या होता है, विशेष भूमिकाओं को सीखना भूमिका ग्रहण कहलाता है। दरोगा की भर्ती के लिए अभ्यास कर रहे हैं आप, यूजीसी नेट या मेडिकल सोशल वर्क के लिए आप अभ्यास कर रहे हैं आप, तो आपने ये भूमिका ग्रहण कर रहे हैं। तो इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं ये भूमिका ग्रहण है ना। आपने भूमिका एक शब्द नाम सुना होगा, भूमिका पालन। भूमिका पालन, इन सब की पीडीएफ मिलेगी आपको। जब कोई व्यक्ति समाज की अपेक्षा के अनुरूप अपनी भूमिका निभाता है ना, तो भूमिका पालन कर रहा होता है। और इसके प्रतिपादक जो हैं वो कौन हैं, बता सकते हैं? नहीं पता थे। सर्जेंट भूमिका पालन के जनक या प्रतिपादक सर्जेंट है। आसान शब्द हैं, उस पर मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ। जिसका मीनिंग समझ ना आए तो आप मुझसे पूछेगा, मैं बताऊंगा। एक आता है अभिनय की भूमिका। अभिनय की भूमिका, देखिए अभिनय की भूमिका बेसिकली किसी अन्य पात्र की भूमिका का अभिनय करना होता है, यानी अभिनय की भूमिका कहलाता है। जैसे रामलीला में राम की भूमिका निभाना क्या कहलाएगा, अभिनय की भूमिका कहलाएगा, है कि नहीं। और इसके प्रतिपादक कौन थे, काउंट थे, ठीक है, काउंट थे। और एक आता है भूमिका वांछना। इसके प्रतिपादक कौन है, जॉन या जीन पियाजे। जब व्यक्ति ना परिस्थिति का परित्याग करके दूसरी परिस्थिति धारण करता है, तो पहली परिस्थिति से संबंधित भूमिका को भी उसे त्यागना पड़ता है। उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, भूमिका वंचना। पहले की परिस्थिति थी, उसे आप त्याग देते हैं, दूसरी धारण करते हैं, तो पहली परिस्थिति के संबंध में भूमिका को भी जो त्यागा है आपने, जिसको त्यागना पड़ा है, उसे ही भूमिका वंचन कहा जाता है या वांछना कहा जाता है। एक आता है भूमिका संक्रमण। भूमिका संक्रमण ये दुर्खिम का है, ठीक है। तो दुर्खिम के अनुसार कहा गया, बेसिकली अगर हम बात करें भूमिका वंचन के बीच की जो स्थिति है, जैसे आपने अभी भी बताया, मैंने आपसे कहा कि आपने पहली परिस्थिति को त्यागना पड़ा है, ठीक है, आपको त्याग कर दूसरी परिस्थिति धारण कर रहे हैं, और पहली परिस्थिति के संबंध में भूमिका को जो आपको त्यागना पड़ा है ना, उसी के बीच में बेसिकली एक भूमिका संक्रमण का रोल आता है। जो त्याग जो शब्द है वो संक्रमण शब्द को दर्शाता है, इसलिए संक्रमक कहा जाता है, भूमिका संक्रमक। और ये कॉन्सेप्ट दुर्खिम का है ना, दुर्खिम का है। एक आता है भूमिका बांधा। इसके प्रतिपादक क्रिक हैं, शेरोन गार्ड क्रिक। जो किसी भूमिका को संपन्न करने में व्यवधान डाले, संपन्न करने में व्यवधान या बेसिकली बाधा डाले। समझ रहे हैं मेरी बात को, किसी भूमिका को आप संपन्न करना चाहते हो, उसमें बाधा बन रही है, तो वो भूमिका बाधा हो जाएगी, है ना, ये चीज़ें बनेगी। एक आता है भूमिका पूरक। भूमिका पूरक शब्द एक ऐसी भूमिका जो किसी अन्य भूमिका की पूरक हो। इसमें ना किसी के अभाव में दूसरी भूमिका का संपादन असंभव हो जाता है या हो सकता है। किसी के अभाव में भूमिका पूरक होता है। तो जैसे अगर मैं कहूँ गुरु और शिष्य, ठीक है, एग्जाम्पल है डॉक्टर और मरीज, ये बेसिकली दो एग्जाम्पल हैं, ठीक है। तो भूमिका पूरक एक ऐसी भूमिका है जो किसी अन्य भूमिका की पूरक और उनमें किसी की अभाव में दूसरी भूमिका का संपादन असंभव हो जाता है ना, अभाव हो रहा है, और उस परिस्थिति में बेसिकली क्या बन जाता है, दिक्कतें आ जाती हैं, प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, ठीक है। तो वो भूमिका पूरक का पार्ट बनता है, ठीक है। एक शब्द आता है भूमिका दूरी, ठीक है, भूमिका दूरी। इसके प्रतिपादक कौन है,
इरविन गॉफमैन, जब कोई व्यक्ति अपनी किसी भूमिका से ऊब जाता है ना, तो वह उसे अरुचिकर लगने लगती है, तो उसे उससे दूर होने की चेष्टा करता है। यदि मान लीजिए चिकित्सक या मेडिकल सोशल वर्कर या वैज्ञानिक जब अपने व्यवसाय या पेशे से काफ़ी ऊब जाता है, तो कुछ दिनों के लिए वह उस काम में या उस काम से संबंध में वो विश्राम ले लेता है ना, विश्राम ले लेता है। तो उस कंडीशन में कहा जाता है कि भूमिका दूरी है। ये क्या बना है? भूमिका दूरी का पार्ट बना है। ठीक है भाई। भूमिका तनाव एक शब्द आता है, भूमिका तनाव एक शब्द आता है। ठीक है। इसमें देखिए, हाँ, विलियम जे गुड्डे का नाम आता है। ठीक है, विलियम जे गुड्डे का नाम आता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि कर्ता के द्वारा भूमिका को पूरा करने में अनुभव की गई कठिनाइयाँ या दबाव की स्थिति भूमिका तनाव कहलाता है। अर्थात एक ही भूमिका के विभिन्न पहलुओं के बीच होने वाला तनाव होता है। समझ रहे हैं मेरी बात? मैंने कहा कि कर्ता द्वारा भूमिका को पूरा करने के अनुभव की नई कठिनाइयाँ या दबाव की स्थिति भूमिका तनाव कहलाती है। अर्थात एक ही भूमिका के डिफरेंट पहलुओं के बीच होने वाला जो तनाव होता है या संघर्ष होता है, उसी को बोला जाता है। और ये भूमिका संघर्ष जो है विलियम जे गुड्डे का नाम आता है। एक आता है निर्धारित भूमिका। ठीक है, और यह नाम बनता है न्यूकॉम का नाम, न्यूकॉम का नाम। ठीक है, यह भूमिका जो सांस्कृतिक मानदंडों द्वारा परिभाषित होती है निर्धारित भूमिका कहलाती है। तो निर्धारित भूमिका का मतलब सिंपल होता है कि वह भूमिका जो सांस्कृतिक मानदंडों के द्वारा परिभाषित हो, वो निर्धारित होती है। नाम न्यूकॉम का आता है। एक आता है असफल भूमिका। असफल भूमिका, इसके जनक कौन है? किम्बॉल यंग। किम्बॉल यंग है। इनका कहना है कि जब व्यक्ति अपनी परिस्थिति के अनुरूप भूमिका निभाने में असफल हो जाता है ना, तो वह असफलता का नाम दिया जाता है। निभाने में असफल हो रहा है, सिंपल सी बात है, किम्बॉल यंग का नाम आ जाता है, सिंपल। ठीक है। इसमें भूमिका तनाव में या भूमिका संघर्ष में एक नाम और देखने को मिलता है, पार्सन्स महोदय का भी। दो भिन्न परिस्थितियों में भूमिका एक साथ निभाई जाती है तो उस कंडीशन में विरोधाभास उत्पन्न हो जाता है। जैसे कोर्ट में जज अपने चोर लड़के के अपराध की सुनवाई करते हुए ये भूमिका संघर्ष और भूमिका तनाव के बीच में सिर्फ अंतर को स्पष्ट करने में जो क्रिया दर्शा रही है, वो कहीं ना कहीं एक प्रकार से रिप्रेजेंट होता है भूमिका संघर्ष। तो सिंपल सी बात है कि एक जज है जो उसका बेटा चोर है और उसके अपराध को सुनवाई कर रहा है, तो उस समय उसके मन में जो है संघर्ष चल रहा है ना, क्या किया जाए, परिस्थितियाँ किस तरीके से बनाई जाए, उसके आधार पर ये चीज़ें देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये रोल आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। ठीक है, क्लियर है? बताइए इतनी बात। जी सर। ओके, ठीक। ये फिर आगे बढ़ते हैं, एक और पॉइंट लेते हैं और वो पॉइंट बनता है पहचान का। पहचान, ठीक है। पहचान मीन्स आइडेंटिटी होता है, आप सबको मालूम है। पहचान एक खोज है, एक दृष्टि से और प्रकृति को आत्मसात करता है। ये है ना। पहचान शब्द लैटिन शब्द से बना हुआ है। ठीक है, लैटिन शब्द से। लैटिन शब्द आइडम है, आइडम। ठीक है, और अंग्रेजी भाषा में इसका प्रयोग 16वीं शताब्दी में हुआ था, जिसको आप लोग बोलते हो आइडेंटिटी, 16वीं शताब्दी में। लेकिन इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाला विद्वान कौन था? सर्वप्रथम प्रयोग करने वाला व्यक्ति
आपने नाम सुना है एरिक एरिक्सन का नाम सुना होगा। 8 अवस्था बताया है मनोसामाजिक जी सर। सिद्धांत में, ठीक है। तो यही विद्वान है जिसने आइडेंटिटी को सबसे पहले प्रयोग किया था। उसके बाद आइडेंटिटी यानी पहचान शब्द की तकनीक और दार्शनिक प्रयोग, मतलब तकनीक आधार पे व दार्शनिक के आधार पे किसने आइडेंटिफाई किया? दार्शनिक का प्रयोग किसने किया है? तो आप ये चीज़ें बता सकते हो। सन 1983 में फिलिप ग्लीसन ने किया था, है ना। ये पहचान शब्द का तकनीक और दार्शनिक प्रयोग करके, मतलब टेक्निक के माध्यम से यूज़ करने के लिए 1983 में फिलिप ग्लीसन नाम आया। और सर्वप्रथम प्रयोग करने वाला अगर कोई व्यक्ति था इस शब्द का, तो वो था एरिक एरिक्सन महोदय, ठीक है। पहचान, तो पहचान बेसिकली किसी व्यक्ति अथवा किसी वस्तु की सभी परिस्थिति या सभी समय एक जैसे बने रहना, ऐसी स्थिति अथवा तथ्य की व्यक्ति या वस्तु व्यक्तिकता एवं व्यक्तित्व के आधार पर केवल खुद होता है। तो उस कंडीशंस में ये आइडेंटिटी शब्द बनता है। किसी व्यक्ति की पहचान को किसी की आत्म व्यवस्था की समग्रता के रूप में परिभाषित कर रहा है, तो वो आइडेंटिटी है। उसको हम लोग बोलते हैं पहचान। पहचान से उसे मुझे नहीं लगता कोई क्वेश्चन बनाएगा परीक्षा में, फिर भी इन चीज़ों को आप ज़रूर ध्यान में रख के चलिएगा। बाय द वे अगर पहचान का सवाल बनता है तो आप लगा दीजिएगा, और बनेगा जब भी वो फैक्ट से बनाया जाएगा, पहचान से, है ना। तो पहचान निर्माण में बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो उस कंडीशन में कहा गया है कि संबंध एक जैसे गुण से है पहचान, जिसके आधार पर लोग स्वयं को अथवा अन्य कुछ लोग को उसके विशिष्टताओं और विशेषताओं जैसे सजातीय पहचान के कारण किसी समूह विशेष या वर्ग विशेष को अगर आप जोड़ देते हैं तो उस क्रिया में भी हम लोग कहते हैं कि ये पहचान का निर्माण हुआ। मतलब मैं सिंपल सी बात कर रहा हूं कि सभी प्रकार के समूह, वर्ग या क्षेत्र या संस्था, या आप कह लीजिए केवल व्यक्ति के लिए अगर आप कोई चीज यूज कर रहे हो तो वो शब्द है पहचान, है ना। और इसके कारण से परिवार हो गया, समुदाय हो गया, वर्ग हो गया, राष्ट्र हो गया, इनको प्रायः एक पहचान वाला कहा जा सकता है कि भाई राष्ट्र का है, इस राष्ट्र का है, ये इस वर्ग का है, यह है इस समुदाय का। हम आइडेंटिटी कैसे करते हैं? एक समुदाय को भी बता सकते हैं ना कि ये समुदाय मलिन बस्ती की है, तो हमने मलिन बस्ती कहकर ये पहचान कर लिया। हमने परिवार को बताया, हमने कहा भाई ये परिवार फलाने का, तो मतलब मैंने परिवार के आइडेंटिफाई कर लिया। तो ये पहचान, इसी को पहचान कहा जाता है, आइडेंटिटी इसी को बोला जाता है ना। और पहचान निर्माण का एक सिद्धांत है, काफी इंपॉर्टेंट रहा है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। पहचान निर्माण का सिद्धांत। पहचान करना विभिन्न संदर्भों में आमतौर पर प्रयोग होने वाला साधारण शब्द है, और औपचारिक तरीके से अगर इसको कोई अगर प्रयोग किया है, इसका औपचारिक तरीके से, तो एक मनोविद्वान या मनोवैज्ञानिक हैं जिनका नाम है साइमन फ्रेड। ये पहचान निर्माण का सिद्धांत में इनका नाम देखने को मिला। और इन्होंने कहा कि एक बच्चा बाह्य व्यक्तियों एवं वस्तुओं के साथ अपना संबंध बनाता है और स्वयं उनसे जुड़ता है या अलगाव होता है या अलग होता है, उस क्रिया में ये नाम देखने को मिलता है। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि सन 1954 की बात आई, 1954 में नाम आया गार्टन डब्ल्यू एलपोर्ट। आप एलपोर्ट का नाम भी दे सकते हैं यहाँ पे, एलपोर्ट महोदय। पहचान करने की धारणा को अपनी एक किताब में लिखा था एलपोर्ट ने,
पहचान की धारणा को अपनी किताब में लिखा। उस किताब का नाम था द नेचर ऑफ, ठीक है, प्रिज्यूडिस, ये किताब है। और इस किताब में एल्पोर्ट ने पहचान शब्दों के बारे में पूरा व्याख्या बताया था, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इतना क्लियर है? तो बताइए नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे। जी सर। भूमिका हो गया, जी सर। पहचान हो गया। अब हम बात करते हैं समुदाय को लेकर। समुदाय की मैंने आप लोगों को क्लास शायद दे चुका है, फिर भी कुछ चीजें हैं उसको आप देख लीजिए, है ना। समुदाय की धारणा, एक मिनट होल्ड रखना, ध्यान दीजिए। जी सर। ठीक है, समुदाय की अवधारणा जैसा कि आप जानते हैं, कम्युनिटी शब्द लैटिन भाषा के शब्द से बना हुआ है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिकली कॉम प्लस म्यूस से बताते हैं। तो समुदाय का आशय सिंपल होता है कि व्यक्ति समुदाय में रहकर ही अपना जीवन व्यतीत करता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम जिस गांव में रहते हैं वह एक क्या है, समुदाय ही है ना। आप जहाँ रह रहे हो वह एक प्रकार से क्या कहलाता है, समुदाय ही कहलाता है। तो व्यक्तियों के किसी भी संगठन को हम लोग समुदाय कह सकते हैं। परंतु यह ठीक नहीं है कि समाजशास्त्र में समुदाय शब्द का प्रयोग विशेष अर्थ में किया गया है। केवल व्यक्तियों के समूह को ही समुदाय नहीं कहा गया, ये भी कहा गया कि समाजशास्त्र में कि व्यक्तियों का एक ऐसा समूह जो निश्चित भूभाग पे निवास कर रहे हैं वो समुदाय का पार्ट होगा, है ना। तो इस तरीके से डिफाइन किया गया समुदाय के बारे में। कहने का आशय सिंपल होता है इसमें सर कि समुदाय का जब भी हम मीनिंग पर बात करते हैं, कम्युनिटी की जब हम मीनिंग पर बात करते हैं तो वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है ना। एक शब्द अगर हम बात करते हैं तो वहाँ हमारे सामने रिप्रेजेंट होता है कॉम, ठीक है, और एक शब्द यूज होता है म्यूनिस, ठीक है। ध्यान देने वाली बात है ये कि कम्युनिटी का अर्थ बनता है साथ साथ रहकर सेवा करना। प्रत्येक समुदाय का निश्चित एक नाम होता है, उसकी अपनी एक सामान्य संस्कृति होती है। तो एक गुलाब के पुष्प को किसी भी नाम से संबोधित करें पर वह उतनी ही सुगंधित देगा या सुगंध देगा, लेकिन यदि एक समुदाय को दूसरे नाम से पुकारा जाए तो हम में से किसी के लिए वह वही समुदाय नहीं रहेगा। कहने का आशय क्या है मैं अभी आपको बताता हूँ इसके बारे में, क्योंकि ये लेप्ले का नाम एक आता है ना, जो है या लुम्बले भी कहा जाता है कहीं। अगर आप फ्रेडरिक लेप्ले का नाम भी आपने सुना होगा केस अध्ययन में, ठीक है। उनकी एक डेफिनेशन थी जो बेसिकली एक गुलाब के पुष्प को इन्होंने नाम को संबोधित करते हुए एक एग्जाम्पल देते हुए समुदाय के बारे में बताया था। तो समुदाय बेसिकली कहने का आशय यही था कि समुदाय व्यक्तियों का एक विशिष्ट समूह होता है जो निश्चित भौगोलिक सीमाओं में निवास करता है, वो बेसिकली क्या कहलाता है, समुदाय कहलाता है ना। तो वही अर्थ पे अगर मैं बात करूं तो एक गुलाब के पुष्प को किसी भी नाम से संबोधित करें, है ना, पर वह उतनी ही सुगंध देगा। कोई भी नाम हो, कुछ भी आप कह लो, उसमें कोई ऐसा नहीं कि आपने अलग नाम दिया तो सुगंध अच्छा आ जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, कम आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। वो वही चीज़ें प्रकृति की क्रियाओं पर आधारित है। लेकिन यदि एक समुदाय को दूसरे नाम से पुकारा जाए तो हम में से किसी के लिए वह वही समुदाय का पार्ट नहीं रह जाएगा, क्योंकि वहाँ पे फिर वो चीज़ें बदल जाएगी, आपने दूसरा नाम परिवर्तित कर दिया है, ठीक है। वो एक्टिविटीज़ हो सकता है बदल जाए वहाँ पर, है ना। तो यही बात लुम्ले के द्वारा कही गई थी। तो समुदाय शब्द अंग्रेजी भाषा में अगर हम बात करते हैं कम्युनिटी है, लैटिन भाषा में कॉम प्लस म्यूस शब्द से मिलकर बना हुआ है। कॉम का अर्थ जो होता है टूगेदर यानी एक साथ, और म्यूनिस का जो अर्थ होता है टू सर्व यानी सेवा करना। तो मेरा मतलब यही था कि भाई साथ साथ रहकर सेवा करना या एक साथ सेवा करना एक प्रकार से कम्युनिटी को दर्शाता है। तो समुदाय एक निश्चित भूभाग में रहने वाले व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जो हम की भावना से बंधा होता है, और हम की भावना से बंधे होने की वजह से हम लोग इसे बोलते हैं वी फीलिंग का पार्ट आता है। ये बात किसने कहा था? समुदाय। हाँ, बोगार्ट्स ने कहा था कि समुदाय एक सामाजिक समूह है जिसके कुछ अंशों में हम की भावना पाई जाती है। ये बात सही है। तो समुदाय शाब्दिक अर्थ में एक साथ सेवा करना हो गया। समुदाय व्यक्तियों का वह समूह है जिसमें उनका सामान्य जीवन बेसिकली व्यतीत होता है।
और इसी के आधार पे समुदाय समिति उसे भिन्न है ना। तो समुदाय के निर्माण के लिए व्यक्तियों के समूह की दो बातें अनिवार्य होती है, एक तो निश्चित भूभाग का होना, दूसरा सामुदायिक भावना का होना। ये कम्युनिटी में दो बातें रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो कहने का मतलब सिंपल है, यहाँ पर समुदाय का विचार पड़ोस से शुरू होकर संपूर्ण संसार तक पहुँच जाता है। ये बात अगर मैं कहता हूँ तो सभी लोग कह सकते हो कि बोगार्ट्स के द्वारा ये कहना है। बोगार्ट्स ने भी ये बात कही है कि समुदाय का विचार पड़ोस से शुरू होता है और संपूर्ण संसार तक चला जाता है। इसलिए अरस्तु ने समुदाय को परिवारों को योग बताया है। परिवारों का योग किसने बोला है समुदाय को? परिवारों का योग, ये समुदाय की परिभाषा है। जानते हैं किसने बोला है? ये अरस्तु ने बोला है। किसकी परिभाषा ये है? समुदाय की परिभाषा है, समुदाय की परिभाषा है, ठीक है। तो समुदाय लोगों का एक ऐसा समूह होता है जो किसी खास भौगोलिक इलाके में रहते हैं और उनके बीच सामाजिक संबंध पाया जाता है, ठीक है। समुदाय के सदस्यों में या उसके रहन सहन, भोजन, धर्म जैसी चीज़ें आमतौर पर किसी एक जैसी होती है। उस कंडीशन में भी हम लोग उसको कम्युनिटी का नाम देते हैं, है ना। अब यहाँ पे देख सकते हैं परिभाषा है, तो हम की भावना पाई गई, तो सिंपल सी बात है, ये बोगार्ट्स की परिभाषा बन गई। डेविस ने कहा समुदाय सबसे छोटा समूह होता है जिसे सामाजिक जीवन के सभी पहलू या समस्त पहलू आ जाते हैं कम्युनिटी में। ये किंग्सले डेविस महोदय का परिभाषा बन जाती है। अर्बन और निम्काप की बात अगर हम लोग करते हैं तो किसी निश्चित क्षेत्र में रहने वाले जो जीवन है, सामाजिक जीवन, उसके संपूर्ण संगठन को हम लोग क्या बोल सकते हैं? समुदाय बोल सकते हैं, ठीक है। ये कुछ विद्वानों के द्वारा दी गई परिभाषाएं हैं। इन परिभाषाओं को भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। समुदाय का निर्माण समाज से पहले हुआ है, समाज से पहले हुआ। ये जानते हो कौन कहता है? देखो, समाज में समुदाय पाया जा सकता है, समुदाय में समाज नहीं पाया जा सकता है। क्यों? ये बात सही है कि नहीं? बताइए, क्लियर करिए भाई। जी सर, समाज में समुदाय पाया जाता है और समुदाय में समाज। जी सर, बिल्कुल बात सही है, लेकिन समुदाय का निर्माण समाज से पहले हुआ है, ये बात किसने कह दिया? फिर कुछ विद्वान बताइए जरा। सेरोकिन ने कहा है। किसने कहा है? सेरोकिन ने। हाँ, सेरोकिन ने। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। समुदाय की अगर बात करते हैं हम लोग विशेषताओं को लेकर, है ना, समुदाय में कुछ विशेषताएं पाई जाती हैं। देखिएगा, एक मिनट, आगे बात करते हैं समुदाय में कुछ विशेषताओं को लेकर। बताइएगा समुदाय की विशेषता। चलिए आप लोग बताइए जरा, कौन कौन सी समुदाय की विशेषताएं पाई जा सकती हैं? सर निश्चित भूभाग। ठीक है, निश्चित भूभाग। हम की भावना सर। हम की भावना। ठीक है, हम की भावना। और सामुदायिक भावना। सामुदायिक भावना हो गया, हम की भावना सर। और व्यक्तियों का समूह, है ना। जी सर। जी और सर, अनिवार्य सदस्यता, अनिवार्य सदस्यता। अस्थाई समुदाय होता है। समुदाय क्या होता है? अस्थाई होता है, ठीक है। अस्थाई नहीं, अस्थाई समुदाय होता है, ठीक है। समुदाय मूर्त है या अमूर्त है? समुदाय मूर्त है या अमूर्त है? समुदाय मूर्त है। मूर्त है। हाँ, मूर्त, ठीक है। आत्मनिर्भरता की भावना भी समुदाय की विशेषता हो जाएगी। आत्मनिर्भरता, समुदाय में एक निश्चित नाम होता है ना। पर्टिकुलर जैसे जनजाति वगैरह से आप संबोधित करते हैं ना, भील जनजाति है, टोंडा जनजाति है, ये समुदाय एक निश्चित नाम से संबोधित करते हैं ना, एक मतलब विशेष नाम भी हो गया, ठीक है। समुदाय का स्वतः विकास होता है, समुदाय का स्वतः विकास होता है, ये ध्यान रखना है। समुदाय उद्देश्यों की पूर्ति भी करता है, उद्देश्यों की पूर्ति भी करता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है।
तो इन संदर्भों में जो है नाम देखने को हमें मिलता है, ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी होगी। ठीक है। समुदाय में बेसिकली अगर मैं बात करता हूँ तो समुदाय के कुछ आवश्यक तत्व होते हैं। ठीक है। समुदाय के कुछ आवश्यक तत्व होते हैं। जानते हैं आवश्यक तत्व समुदाय के कौन कौन से हो सकते हैं? एक व्यक्ति, देखिए मैं आपको बताता हूँ, क्षेत्र, आपको आवश्यक तत्व में एक नाम अगर आता है बोगार्ट्स का, तो आप सीधा सीधा बताइएगा कि एक तत्व होता है निश्चित भूभाग, बोगार्ट्स के द्वारा निश्चित भूभाग, और एक नाम होता है इसमें सामाजिक समूह। ठीक, ये एलिमेंट है। और एक आप बताइएगा हम की भावना। ये आवश्यक तत्व हैं समुदाय में। किसके द्वारा? बोगार्ट्स के द्वारा। मैकाइवर पेज ने भी समुदाय के आवश्यक तत्व बताए हैं। जानते हैं कौन कौन से हैं ये? मैकाइवर पेज के द्वारा, मैकाइवर एंड पेज के द्वारा तत्व है। एक होता है स्थानीय क्षेत्र, ठीक है, और दूसरा जो होता है सामुदायिक भावना होता है। तो दो टाइप के बारे में अगर बात करते हैं तो मैकाइवर पेज का नाम आता है, ये बात ध्यान रखिएगा। और तीन प्रकार में अगर बोगार्ट्स का नाम आता है तो तीनों का नाम भी याद रखेंगे आप लोग, जहाँ पे निश्चित भूभाग। किंग्सले डेविस ने भी तीन प्रकार बताया है। किंग्सले डेविस, किंग्सले डेविस ने भी तीन प्रकार के बताए हैं। एक तो निश्चित भूभाग इनका है, निश्चित भूभाग है। दूसरा व्यक्तियों का समूह है, यहाँ पर उन्होंने सामाजिक समूह बताया था बोगार्ट्स ने, ये व्यक्तियों का समूह बता रहे हैं। और संपूर्ण सामाजिक जीवन का समावेश नहीं बता रहा है। तीसरा संपूर्ण सामाजिक जीवन का लिखिए, संपूर्ण सामाजिक जीवन, ये किंग्सले डेविस का नाम आ जाता है। जॉनसन का नाम आपने सुना होगा, इसने भी आवश्यक तत्व बताए हैं समुदाय के। जॉनसन कितने प्रकार बताए हैं? तीन प्रकार इसके भी हैं। एक इनका जो आता है विशिष्ट नाम आता है, विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र आता है, भौगोलिक क्षेत्र, विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र। और दूसरा मानव समूह, तीसरा हम की भावना। ठीक है, ये आता है। समुदाय कई प्रकार के होते हैं। मैकाइवर पेज ने कितने प्रकार में बांटा है? तीन प्रकार में। मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं बता सकते हो आप लोग? मुख्यतः दो प्रकार का होता है समुदाय, समुदाय के प्रकार। एक ग्रामीण समुदाय होगा, दूसरा नगरीय समुदाय। नगरी समुदाय। अगर नाम से पूछता है कि बताइए मैकाइवर पेज के द्वारा कितना प्रकार बताया गया है, तो क्या बताओगे? तीन। एक तो ग्रामीण आ जाएगा आपका, दूसरा आपका नगरीय, और तीसरा क्षेत्रीय। मैकाइवर पेज के द्वारा ही है। ठीक है। रेडक्लिफ ब्राउन के द्वारा दो बताया गया है, नाम बता सकते हैं आप? रेडफील्ड के द्वारा, रेडक्लिफ ब्राउन या रेडफील्ड, दो प्रकार। एक होता है लघु समुदाय और दूसरा होता है बृहद समुदाय। बात सही है ना? ठीक है। किंग्सले डेविस ने चार प्रकार बताए थे। किंग्सले डेविस ने चार प्रकार बताए हैं। पहला आदिम समुदाय, दूसरा सभ्य समुदाय, तीसरा ग्रामीण, और चौथा शहरी।
क्लियर है? बताइए। जी सर। ये समुदाय के, जी जी सर। अब एक एक करके हम लोग बात कर लेते हैं समुदाय के प्रकार पर भी। जैसे यहाँ पर देखिए, सारा कंटेंट आपको ना इस PDF में मिल जाएगा, ठीक है। अनिवार्य सदस्यता वगैरह देखो यहाँ पे जो मैंने बताया अभी आपको ना, वो सारे कंटेंट आप, व्यक्तियों का समूह हो गया, मूर्त है देखो यहाँ पे है, ठीक है। समाज अमूर्त होता है, जिसे छुआ नहीं जा सका, स्पर्श ना किया जा सके, है ना। ये समुदाय के प्रकार हो जाते हैं यहाँ पे। एक आता है, हाँ भाई थोड़ा म्यूट हो जाइए। तो देखो, एक ग्रामीण समुदाय आता है और एक नगरीय समुदाय आता है ना। ये बात थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। नगरी को हम लोग क्या बोलते हैं? अर्बन। इसे हम लोग क्या बोलेंगे? अर्बन। लैटिन भाषा में इसे बेसिकली अर्बनस कहा गया है। नगर की सार्वभौमिक परिभाषा देना बहुत कठिन होता है, क्योंकि अलग अलग देश नगर की भिन्न भिन्न परिभाषा होती है ना। नगर क्या है, इसके बारे में ना चार्ल्स बर्गल ने कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति यह जानता है कि नगर क्या है, लेकिन किसी ने भी संतोषजनक परिभाषा नहीं दी है। लेकिन नगर की अगर कोई परिभाषा दिया जाए सिंपल शब्दों में, तो आप ये कह लीजिए कि सामाजिक भिन्नता वाले व्यक्ति, सामाजिक भिन्नता वाले व्यक्तियों के बृहद घने बसे हुए अस्थायी निवास के रूप में की जा सकती है, कहने का मतलब सामाजिक भिन्नता वाले व्यक्तियों के बृहद घने बसे हुए अस्थायी निवास के रूप में की जा सकती है, तो वो बेसिकली नगरीय समुदाय होता है। नगरीय समुदाय केवल सुख का साथी है। ये किसने बोला जानते हैं आप? केवल सुख का साथी है, केवल सुख का साथी है। किसने बोला है? नगर को। इरावती कर्वे ने बोला है, इरावती कर्वे ने बोला, ठीक है। नगरीय समुदाय बेसिकली मुख में राम बगल में छुरी के समान है। ये बात किसने बोला है? बता सकते हैं? PH प्रभु ने बोला है, PH प्रभु ने बोला है। क्या बोला है? मुख में राम बगल में छुरी। हाँ, बगल में छुरी के समान होता है, ये चीज़ है। वेरी गुड। वहीं अगर हम बात करते हैं और भी डेफिनेशन के रूप में रिप्रेजेंट होता है नगरीय समुदाय, जैसे देखिए बिल कॉल्स का नाम आता है, जहाँ कृषि के अतिरिक्त, जहाँ बेसिकली कृषि के अतिरिक्त की अगर बात किया जाए, कृषि नहीं होती है। इनका कहना है यहाँ पे देखो, नगरों के अंतर्गत उन समस्त क्षेत्रों को लिया जाता है जिनमें जनसंख्या का घनत्व प्रति वर्ग मील 1000 से अधिक हो, या वास्तव में कोई कृषि नहीं हो, या वास्तव में कोई कृषि ना हो। तो इस प्रक्रिया में जब भी आपसे सवाल बनाया जाए, तो आप सीधा सीधा जवाब क्या देंगे? नगरीय समुदाय के अंतर्गत मैं बात कर रहा हूँ, तो सीधा सीधा जवाब देंगे बिल कॉक्स का नाम, ठीक है। और इनकी परिभाषा केवल इतनी कहती है, आप ध्यान रखेंगे कि जो है, जहाँ कृषि के अतिरिक्त अन्य व्यवसाय प्रचलित है, कृषि के अलावा अन्य व्यवसाय प्रचलित है, वही बेसिकली क्या कहलाता है? नगरीय समुदाय कहलाता है। नगरीय समुदाय में इसकी कुछ विशेषताएं होती हैं, है ना। नगरीय समुदाय की विशेषता बता सकते हैं आप? क्या हो सकती है? PDF में सारा नोट्स मिलेगा आपको लिखा हुआ। नगरीय समुदाय की विशेषता देखिए, जनसंख्या में बहुलता होती है, बात सही है ना। श्रम विभाजन का विशेषीकरण मिलता है, जनसंख्या में आप बहुलता कह लीजिए,
और श्रम विभाजन देखिए, शहर में मिलता श्रम विभाजन है, गतिशीलता होती है, गतिशीलता होती है नगरीय समुदाय में। द्वितीय संबंधों की प्रधानता देता है ये, द्वितीयक संबंधों का या की प्रधानता देता है। अधिक सुरक्षा की बात होती है, ठीक है। राजनीतिक गतिविधियों पर केंद्रित है ये, गतिविधियों पर केंद्रित है, ठीक है। मानव सभ्यता का पोषक होता है, शिक्षा और संस्कृतियों का केंद्र माना जाता है। शिक्षा और संस्कृतियों का केंद्र कहाँ पर है? नगर में है। धर्म और परिवार का कम महत्व तो कहाँ पर है बताए, नगर में कि शहर में, और गांव में कि शहर में? कम महत्व तो होता है धर्म और परिवार का। अरे भाई नगर है, शहर है, क्या है? शहर है, ठीक है। कम महत्व देता है परिवार व धर्म, ठीक है। शिक्षित लोग होते हैं ना, फैशन के प्रति लगाव ज़्यादा होता है, ठीक है, फैशन के प्रति लगाव ज़्यादा होता है, ठीक है। वहीं अगर हम सर समय की बहुमूल्यता भी होती है। किसकी? समय की सर, शहरों में। हाँ ये भी कह सकते हैं, समय की। और आर्थिक विषमता पाई जाती है, प्रतियोगिता अधिक पाई जाती है, मानव सभ्यता का पोषक होता है, स्वास्थ्य मनोरंजन की सुविधा होती है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। आगे अगर हम बात करते हैं, एक आता है ग्रामीण, है ना। ग्रामीण समुदाय के बारे में देख लीजिए। ग्रामीण का मतलब सिंपल है, ग्रामीण समुदाय गांव से संबंधित होता है कि नहीं? जी सर। ग्रामीण समुदाय एक ऐसा समुदाय जो बेसिकली कृषि पर आधारित होता है कि नहीं? कृषि जी। होता है। कहने का मतलब मेरा ये है कि मैं आपको बता दूं, एक विद्वान का नाम आप पढ़ेंगे, स्मिथ। इसी ग्रामीण समुदाय को इसने कृषक शब्द से संबोधित किया था, कृषक शब्द दिया था, सॉरी। और ग्रामीण समुदाय वस्तुतः ना प्राथमिक समूहों का विस्तृत रूप है ना, विस्तृत रूप है। ग्रामीण समुदाय समाज परीक्षण के लिए एक विशाल प्रयोगशाला प्रस्तुत करता है, और ये बात A.R. देसाई की स्टेटमेंट में देखने को मिला है। तो बोगार्ट्स ने मानव समाज का पालन पोषण ग्रामीण समुदाय में होता है, या मानव जो समाज का पालन पोषण हुआ है वो ग्रामीण में हुआ है। तो वह बात किसने बोला है? बोगार्ट्स ने बोला है। मानव समाज का पालन पोषण ग्रामीण समुदाय में ही हुआ है। ये परिभाषा बेसिकली बोगार्ट्स की आती है। बोगार्ट्स ये भी कहते हैं कि ग्रामीण व्यक्ति स्पष्ट वक्ता होता है, सत्यनिष्ठता होता है, निष्कपट होता है। ये भी बात बोगार्ट्स ही कहते हैं, है ना। ग्रामीण समुदाय अधिक राष्ट्रवादी और देशभक्त होता है ना, देशभक्त होता है, राष्ट्रवादी होता है। ये E.A. रॉस के द्वारा कहा गया है। अब इसकी विशेषताओं में अगर हम लोग जिक्र करते हैं तो जिस तरीके से भी अपने शहरी समुदाय के बारे में देखा विशेषता, वैसे इसकी भी कुछ विशेषता होती है, और इनकी क्या क्या विशेषता होती है मैं आपको ये भी बता देता हूँ। ग्रामीण समुदाय, है ना, ग्रामीण समुदाय की विशेषता, ये गांव की बात हो रही है। तो मुख्य व्यवसाय क्या है?
कृषि। कृषि। प्रकृति से घनिष्ठ संबंध रखते हैं ये लोग, ग्रामीण के लोग जी सर। जी सर। घनिष्ठ संबंध रखते हैं। कम जनसंख्या पाई जाती है। जी सर। ओके। प्राथमिक संबंध पाया जाता है, वहां दूसरा संबंध पाया जाता है, द्वितीयक। सरल और सादा जीवन होता है, सादा जीवन। जी सर। सामुदायिक भावना पाई जाती है गांव में, शहर में नहीं पाया जाता, ये बात ध्यान रखिएगा। जी। सामुदायिक भावना पाई जाती है। संयुक्त परिवार कहाँ पाया जाता है बताइए, गांव में। ग्रामीण। जी सर। एकल परिवार कहाँ पाया जाता है फिर, शहर में। शहरों में सर, नगरों में। हाँ, ग्राम पंचायत की बात करते हैं। अगर ग्राम पंचायत भाग्यवादी यानी भाग्य पर भरोसा रखना है ना, स्त्रियों की निम्न स्थिति, अशिक्षा, आत्मनिर्भरता कहाँ देखने को मिलती है, ये सब मिलता है सर गाँव, ग्रामीण समुदाय में। ग्रामीण समुदाय में, बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, तो इस तरीके से ग्रामीण समुदाय को बेसिकली विशेषता के आधार पे दर्शाया गया है। सर शिक्षा की कमी भी कर सकते हैं ना। शिक्षा, हाँ, अशिक्षा बोल दिया मैंने, इसका मतलब होगा शिक्षा का अभाव, शिक्षा जी। वहां पे बन जाता है। तो मेरे कहने का आशय, इस चीज को जरूर ध्यान रखिएगा कि वे गांव से छोटे होते हैं। ग्रामीण समुदाय के भी कुछ पार्ट होते हैं, ग्रामीण समुदाय के भी प्रकार होते हैं। जैसे एक होता है घोष, एक होता है ग्राम। ये ग्रामीण से छोटा होता है। जो घोष होता है, घोष, ये गांव से छोटा होता है, जहां जंगल के पास बसे होते हैं, और ऐसे गांव को मुख्यतः ना पशुचारण बोला जाता है, या आप कह लीजिए ग्वालों का गांव, ग्वालों का गांव। कोई देखा है जहां जहां जंगल हो, उसके आसपास कुछ लोग, मतलब आप ज़्यादा जनसंख्या में नहीं, और जहाँ बेसिकली पशुचारण हो, व्यवसाय उनका पशुचारण हो, उनका व्यवसाय क्या हो, पशुचारण हो, जी सर। तो वो घोष होता है। ये गांव का ही एक टाइप है। धर्म ग्रंथों में मिला है दो प्रकार, धर्म ग्रंथ में एक घोष मिला था, एक ग्राम मिला था। ग्राम का मुख्य व्यवसाय, यहाँ पर देखो चार वो हो जाएगा, मुख्य व्यवसाय पशुचारण, पशुचारण। जो ग्राम होता है, इसका मुख्य व्यवसाय क्या होता है, खेती होती है, खेती होती है, मुख्य व्यवसाय। गांव के मुखिया को जो है ग्रामीक कहा जाता है। मुखिया क्या बोला जाता है, ग्रामीक कहा जाता है मुखिया को। हाँ, ग्रामीक मुखिया जो होते हैं। 10 गांव के मुखिया को दासी कहा जाता है। 10 गांव के मुखिया को क्या बोलेंगे, दासी कहा जाता दासी। है ना। और 20 गांव के मुखिया को क्या बोला जाएगा, 20 गांव के अगर मुखिया है तो उसे क्या कहा जाएगा, 20 गांव का मुखिया को निशांति कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, निशांति, निशांत। याद रखेंगे ये भी। और 100 गांव का मुखिया अगर है तो उसे क्या बोला जाएगा, 100 गांव का मुखिया। बताओ जरा, ये सब बिहार वगैरह में बेसिकली, और भी स्टेट में देखने को मिलता है ना। 100 गांव के मुखिया को सती बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, सती कहा जाता है। सती। और 1000 गांव का मुखिया अगर है तो, गांव का अगर मुखिया है तो ग्रामाधिपति कहा जाएगा, ग्रामाधिपति बोला जाएगा। ठीक है, ये आपके सामने शब्द है। तो ये ग्राम होता है। ग्राम का मुख्य व्यवसाय बेसिकली खेती होता है, और गांव के मुखिया को बेसिकली बोला जाता है ग्रामीक, और 10 गांव के मुखिया को दासी कहा जाता है, 20 गांव के मुखिया को निशांति कहा जाता है, 100 गांव के मुखिया को शती कहा जाता है, 1000 गांव के मुखिया को ग्रामाधिपति कहा जाता है। ये शब्द आपको ध्यान रखना होगा
जो कि ग्रामीण समुदाय के अंतर्गत धर्म ग्रंथों में दो टाइप के ग्रामीण समुदाय पाए गए, जिनमें बताया गया कि एक होता है घोष और एक होता है ग्राम। घोष वाले में जंगल के पास बसे होते हैं, एक छोटा सा गांव होता है। ऐसे गांव को जो मुख्य व्यवसाय होता है वो पशुचारण होता है, और ग्राम का तो आपको पता है व्यवसाय खेती होती है। ठीक है, तो ये चीज़ें बेसिकली देखने को मिला है। ठीक है, गांव के वर्गीकरण किए थे 6 प्रकार के डॉक्टर SC दुबे ने। चलिए इसके आगे कल मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा ना, आज के लिए बस इतना ही रखिए, है ना। कल और भी इम्पोर्टेंट फैक्ट पर डिस्कस करूंगा मैं आप लोगों से, और उसके बाद हम लोग जो है प्रवासी शब्द मिलेगा, मूल्य मानदंड नियम मिलेंगे, ये सारे शब्द आएंगे उसके बाद। ठीक है ना। सर सर शहरी समुदाय में भी कोई विद्वान का नाम आएगा क्या? हाँ, शहरी समुदाय में भी अभी तो मैंने आप लोगों को बताया नहीं, नगर समुदाय के अंतर्गत भी बताया। अभी इसमें आपको शहरी समुदाय में ना, जब जैसे चार्ल्स बर्गल का नाम मैंने बताया था शुरुआत में, चार्ल्स बर्गल जी था। बाकी कुछ विद्वानों का नाम मैंने जैसे PH प्रभु का नाम लिया कि मुख में राम बगल में छुरी के समान होता है, ये नगर समुदाय में एक परिभाषा के रूप में बन जाएगा। जहाँ कृषि के अतिरिक्त अन्य कोई व्यवसाय ही ना हो, वो नगर होता है कि नहीं। ये नाम। जी बाकी आगे जब इस सिद्धांत वगैरह पढ़ेंगे ना, मेट्रोपोलिस, है ना, कार्ल मार्क्स का नाम वहाँ पे, फिर परिवहन का सिद्धांत, अतिरिक्त उत्पादन का सिद्धांत, ये नगरीय समुदाय की उत्पत्ति का सिद्धांत है, तो वहाँ पे नाम मिलेंगे आपको। ठीक है, जी सर, जी सर। आपको नाम मिलेंगे, आप निश्चिंत रहे, वो मैं बताऊंगा। पाकर्स एंड बर्गेस का भी नाम मिलेगा। ठीक है, तो आगे क्लास कल करेंगे हम लोग। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही रखिए। ठीक है, जी सर, थैंक यू।